नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आप तक वो समाचार पहुंचाएं जो दूसरे समाचार माध्यम आप तक नहीं पहुंचाते, और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिवेश में पेश करने का प्रयास करते हैं। श्रीनगर के नजदीक सीआरपीएफ के 40 जवानों के आत्मघाती हमले में मारे जाने के बाद जिस तरह हमारी सरकार और जनता गुस्से में है और अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं, वो बहुत नेचुरल है। पूरा देश उन जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश पर जान निछावर कर दी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इस दुखद घटना पर जो पहला एपिसोड किया था, उसमें हमने कहा था कि जरूरत यह समझने की है कि यह केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ देश या कुछ तत्व आतंकवादियों को शह और समर्थन दे रहे हैं। संभावना इस बात की है कि आतंकवादियों के सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से उन देशों और शक्तियों के साथ तार जुड़े हैं जो आतंकवाद से पीड़ित देशों को हथियार और सुरक्षा का साजो सामान बेचते हैं। मुझे जैसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा व्यापार है। हथियार बेचने वालों को अपनी मार्केट बनाने के लिए ऐसे तत्वों की जरूरत होती है जो ऐसे हालात बनाएं ताकि सरकारें हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। जब किसी देश की सुरक्षा में कोई देश सहयोग देता है तो उसके बदले में अन्य व्यापार और राजनीति से संबंधित फैसले भी इन सरकारों से ऐसे कराता है जो उसके अपने राष्ट्र हित में हो। भारत का अमेरिका के हाइड एक्ट को स्वीकार करना इसकी मिसाल है। जब यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौता किया था तो उसने हाइड एक्ट को भी स्वीकार किया था, जिसके बाद हमारी विदेश नीति अमेरिका की नीति के साथ तालमेल रखने के लिए मजबूर कर दी गई थी। आप जैसा कि पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारे देश के मीडिया का बड़ा भाग सरकार की चापलूसी करने में लगा है और वही खबरें देता है जो सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकें। ये मीडिया हाउसेस बड़े व्यापारी घरानों के जरिए चलाए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सरकारों को खुश करने में लगे रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि वे अपने किसी फायदे के बिना ऐसा करते हैं? आप देख रहे हैं कि कुछ खास व्यापारी घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कैसे कैसे फैसले कर रही है। ये हालत हमारे देश से काफी पहले से पश्चिमी देशों में कई दहाइयों से जारी है। वहां का मीडिया कुछ खास व्यापारी घरानों के जरिए चलाया जाता है और लोगों को वही बताता है जिससे सरकारों की विफलताओं पर पर्दा डालते हुए उन्हें खुश कर सकें। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन ही होता है, यानी कभी कभी होता है, जैसा इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बोले जाने वाले झूठ तक हर दिन गिने जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने अपडेट देता है कि कितने झूठ ट्रंप बोल चुके हैं। ट्रंप ने ऐसे मीडिया को फेक न्यूज कहते हुए बेईमान बताने की कई बार कोशिश की है, लेकिन फॉक्स न्यूज जैसे मीडिया घराने अब भी ट्रंप को पसंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार सईद नकवी का कहना है कि जब कोई खबर आपके सामने आए उस पर शक करो। इसका मतलब यह हुआ कि जब शक करेंगे तभी सच्चाई की खोज कर पाएंगे। मैंने उनके नेतृत्व में 2003 इराक युद्ध जंग के मैदान से कवर किया है। उस समय दूरदर्शन ने उनकी मीडिया कंपनी थर्ड आई को युद्ध कवर करने के लिए वर्ल्ड व्यू इंडिया कार्यक्रम दिया हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने ईरान, इराक और कुवैत से रिपोर्टिंग की है। उस जंग को जितने विस्तार में मैंने कवर किया है, शायद दुनिया का कोई पत्रकार ऐसा कर पाया हो। मैंने बगदाद के अलावा अरबिल, मौसुल, तिकरीत, फलूजा, रमादी, अलकूत, बसरा, उम्मे कस्र, करबला, नजफ समेत लगभग सभी इराकी शहरों से रिपोर्टिंग की है। मेरा समझना है कि अपने यहां होने वाली आतंकी घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए जरूरत यह समझने की है कि आतंकवादियों का हथियार बेचने वालों से क्या और कैसे संबंध हैं। आज भी मैं आपको अंतिम नतीजा और फैसला नहीं दूंगा, लेकिन नजदीक से गौर करने के लिए आमंत्रित जरूर करूंगा। यानी आपको गौर करने के लिए इनवाइट मैं करता हूं। आप सोचिए, समझिए जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ वो खबरें ये बताने के लिए
मैं वो खबरें याद दिलाऊंगा जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल गोदी मीडिया भुलाने की कोशिश करता है, ताकि आप लगातार बेवकूफ बनते रहें और आतंकवाद के डर के कारण आप देश के नेचुरल रिसोर्सेज कहां खर्च हो रहे हैं कभी सवाल भी ना कर सकें। अप्रैल 2009 में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस हियरिंग के दौरान यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में जारी तालिबान समस्या के खड़ा करने में अमेरिका का भी योगदान है। उस समय अमेरिकी मीडिया के अलावा पाकिस्तान के डॉन अखबार ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि हिलरी क्लिंटन ने बताया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या अमेरिकी समर्थित अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रॉक्सी जंग से जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस समस्या का हम आज सामना कर रहे हैं उसमें से काफी हद तक हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी वो ये कह रही थी कि अमेरिका की जिम्मेदारी है, अमेरिका जिम्मेदार है उन हालात के लिए जिस हालात को पाकिस्तान फेस कर रहा है। यह पाकिस्तान के अखबार ने लिखा था और अमेरिका के मीडिया ने भी ये उस वक्त रिपोर्ट किया था। हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा था कि हमें याद रखना चाहिए कि जिन लोगों से हम आज लड़ रहे हैं हमने 20 साल पहले उनको आर्थिक सहायता दी थी, क्योंकि हम उस समय सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और डेमोक्रेट्स नेतृत्व वाली कांग्रेस ने फैसला किया था कि हमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के साथ मिलकर मुजाहिदीन की भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा वो मैं आपको बताऊं। एंड ग्रेट, let them come from Saudi Arabia and other countries importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union। इसका मतलब हिंदी में यह है कि मुजाहिदीन को सऊदी अरब और कुछ और देशों से आने दो जो वहाबी किस्म के इस्लाम के साथ आएंगे, ताकि हम सोवियत यूनियन को हरा सकें। अब मैं दूसरी खबर तक आपको ले जाना चाहता हूं। अमेरिका में सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमलों में जिनमें यात्री विमानों का अपहरण करके न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स में और पेंटागन पर हमला किया गया था, उसके बाद बताया गया था कि विमानों के 19 अपहरण करने वालों में से 15 सऊदी नागरिक थे। यह बात संसदीय जांच के नतीजे में सामने आई थी। यह CBS न्यूज नेटवर्क ने अप्रैल 2016 में बताया था। 6 दिसंबर 2016 को न्यूयॉर्क टाइम्स में पत्रकार कार्लोटा गाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तालिबान के लिए सऊदी अरब से भरपूर फंड आ रहे हैं, जबकि वहां के किंग सरकारी तौर पर अफगानिस्तान सरकार का समर्थन करते हैं। अफगान सरकार के नेताओं ने कहा है कि यह सऊदी अरब पर निर्भर करता है कि वे डेमोक्रेसी पनपने दें या देश तालिबान के दबाव में आ जाए। यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने उस टाइम लिखी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी अरब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दोनों तरफ खेल रहा है। सऊदी अरब जो कि लंबे समय से पाकिस्तान का मित्र देश है, ने तालिबान का समर्थन किया है। बरसों से सऊदी अरब के अमीर, शेख और सार्वजनिक दान करने वाले लोगों ने निजी तौर पर विद्रोहियों को मदद करके जंग का ईंधन दिया है। यानी वो अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी गई उसके बारे में उनका कहना है, और तालिबान के बारे में खास तौर पे तालिबान को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट लोगों ने बहुत धन दिया। इस बात की रिपोर्ट ये न्यूयॉर्क टाइम्स दे रही है। अब मैं आता हूं हाल ही में सीरिया और इराक में कई साल तक जारी रहे आतंकवाद की तरफ। आपको याद होगा किस हद तक खतरनाक तरीकों से लोगों को कत्ल करने वाली वीडियो आपके सामने आती रही थी। सबसे खतरनाक ग्रुप का नाम अंग्रेजी में इस्लामिक स्टेट या ISIS कहा जाता था, जबकि अरबी जबान में दौलत इस्लामी फिल इराक व शाम, जिसका एक्रोनिम दाइश होता है। इसका मतलब इराक और शाम के इस्लामी हुकूमत होता है। शाम और इराक में इस्लामी हुकूमत, जिसका वो इस्लामिक स्टेट दावा कर रहे थे। लंदन से छपने वाला इंडिपेंडेंट एक बड़ा अखबार है। उसमें 15 दिसंबर 2017 को बेथन मैक कैरनन ने बेरूत से रिपोर्ट लिखी थी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के हथियारों ने दाइश की सैनिक शक्ति बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया है। इस रिपोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च यानी CAR की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि सीरिया और इराक में दाइश के हथियारों की पड़ताल से यह बात सामने आई है। अमेरिका और सऊदी अरब के जरिए दिए गए हथियार यूरोपियन देशों में बने हैं और वॉशिंगटन और रियाज ने अपने समझौते की शर्तें तोड़कर
हथियारों को वहां तक पहुंचने दिया जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि सीरिया में अमेरिका कहता रहा है कि वो दाइश के खिलाफ है, जबकि बशर अल असद के विरोधी जबहतुन नुसरा जैसे गुटों को सहायता करता है। सीरिया का कहना है कि उसके लिए दाइश और जबहतुन नुसरा जैसे सभी आतंकी गुट हैं। जनवरी 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इराक के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और फ्रांस के जरिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से हथियारों के ट्रांसफर यानी हस्तांतरण की वजह से इराक में विद्रोही गुटों तक बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार पहुंचे थे। ये 25 देशों में 1970 से 1990 की दहाई में बने हुए हथियार हैं। इनमें पिस्तौल, हैंडगन, कुछ और छोटे हथियार, मशीन गन, एंटी टैंक हथियार और मोर्टार और तोपें तक शामिल हैं। 29 जून 2015 को टाइम्स ऑफ इजराइल के पत्रकार राफेल आहरेन ने लिखा था कि वहां के रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने यह स्वीकार किया था कि इजराइल सीरिया में विद्रोहियों को सहायता दे रहा है ताकि सीरिया में ड्रुज समुदाय को जो खतरा है उससे उन्हें बचाया जा सके। इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने यह नहीं माना था कि उनका देश सीरिया के बशर अल असद के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को मदद कर रहा है। यह बात इजराइल के रक्षा मंत्री ने तेल अवीव में रक्षा मामलों को कवर करने वाले पत्रकारों से बात करते हुए कही थी। अप्रैल 2016 में ईरान के प्रेस टीवी ने इराक की मालूमा न्यूज वेबसाइट के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि इराक के कई सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी विमानों को दाइश आतंकवादियों के लिए अंबार प्रोविंस में हथियार और बारूद डालते हुए देखा है। वेबसाइट पर अपलोड की गई वीडियो में इराकी सुरक्षा अधिकारी ये कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि अमेरिकी विमानों ने उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम कर दिया था ताकि वे अपने हेडक्वार्टर को उनके आने की सूचना न दे सकें। यह घटना अंबार प्रोविंस के हदीसा द्वीप की है। हाल ही में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी के इस्तांबुल में वाणिज्य दूतावास में की गई हत्या के बाद जिस तरह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस हत्या के फैसले में शामिल होने की सीआईए और कई जांच एजेंसियों के जरिए पुष्टि होने के बाद भी जिस तरह से अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब के साथ खड़े हैं वो सबके सामने है। ये आप सबको लग रहा होगा कि हम भारतीयों को इन सब खबरों से क्या मतलब, हमारा इससे क्या ताल्लुक। अगर हम उन देशों की हकीकत समझ लें जो आतंकवाद को फैलाने वाले देशों के नजदीक हैं या देश के नजदीक हैं और हथियार बेचने का व्यापार भी बड़े पैमाने पर करते हैं, तो अपने देश को आतंकवाद से बचाया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना है। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले एपिसोड में भी कहा था कि यह देखना होगा कि आतंकवादियों और हथियार बेचने वालों के बीच में क्या रिश्ता है। तो ये जो मैंने आपके सामने खबरें दी हैं उससे काफी हद तक इस तरह के इशारे मिलते हैं, नतीजा आपको निकालना है। लेकिन हम अगर उन्हीं देशों पर भरोसा करेंगे जिनका दामन पहले से दागदार है, तो ऐसा करके हम अपने देश और जनता के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इन सब बिंदुओं पर गहन विचार करने की जरूरत है। आपको याद दिला दूं कि मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आ रहे हैं। एक खबर पाकिस्तान से आ रही है जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि वो तालिबान के कुछ नुमाइंदों से इस्लामाबाद में मिले हैं। अफगानिस्तान में जब 1996 में तालिबान की सरकार बनी थी तो उसे भी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ने ही स्वीकृति दी थी, यानी उन्होंने ही रिकॉग्नाइज किया था। पूरी दुनिया के और देशों ने उनको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन मेरा विश्वास है कि सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान ने भी बिना अमेरिका के इशारे उसे स्वीकार नहीं किया था। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।